Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनावी रणनीति को पुख्ता करने और अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के सतत दौरे पर हैं। वो बीरगांव, भिलाई, चरौदा और रिसाली नगर निगम के चुनाव संचालक समिति की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हैं। भाजपा का दावा है कि इस बार उनके कार्यकर्ता निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज करेंगे। तो कांग्रेस ने भाजपा प्रभारियों के प्रदेश दौरों पर तंज कसते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को हताश और हारा हुआ बताया। बड़ा सवाल ये कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारियों के दौरे कार्यकर्ताओं को कितना उत्साहित कर पाते हैं, ये दौरे कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती बढ़ाते हैं और क्या आधार है दोनों दलों की जीत के दावे का, ये सब जानेंगे। देखते हैं पहले एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में होने वाले 15 नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा की कमान प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन के हाथ है। प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नबीन ने रायपुर प्रदेश कार्यालय में बस्तर, रायपुर और सरगुजा संभाग में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव संचालकों की एक बैठक ली। इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश दौरे पर आएंगी। वो भिलाई, रिसाली और चरौदा नगर निगम में चुनाव संचालकों की एक बैठक लेंगी। ये दोनों प्रभारी मुख्यमंत्री के गृह जिले, जहां पर 3 नगर निगमों में चुनाव होना है, वहां दौरा कर जिला पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन का दावा है कि जनता का समर्थन देखकर ये लग रहा है कि इस बार निकाय चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के गृह जिले में शानदार जीत दर्ज करेंगे। जिस प्रकार से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में चुनाव है, हर जगह के हम लोगों ने रिपोर्ट लिए हैं। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि भूपेश सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। इधर भाजपा के इस दावे और प्रदेश प्रभारियों के सतत दौरों पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में हार से अब तक उबर नहीं पाई। कार्यकर्ता हताशा के दौर में भाजपा नगर निगम, पंचायत चुनाव और उपचुनाव सब कुछ हारती रही है। इसीलिए हार के डर से अब भाजपा के प्रदेश प्रभारी नगरीय निकाय चुनाव में मोर्चा संभालने खुद आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निकाय चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। उनको 2018 की हार की इतनी तकलीफ हो रही है, हम कह सकते हैं कि वे उस हार से नहीं उभर पा रहे हैं। इसीलिए नगरीय निकायों में भी उनको हार मिली, पंचायत चुनाव में भी हार मिली, तीनों उपचुनाव में भी हार मिली। अभी हार के डर के उनके जो छत्तीसगढ़ प्रभारी और उनके नेता भी आ रहे हैं, मगर इस हार से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई उबार नहीं सकता है। वैसे किसी भी चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे करना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस को भूपेश सरकार के 3 साल के कामकाज पर भरोसा है, तो भाजपा को रमन सरकार के 15 साल के कामकाज और मौजूदा सरकार की खामियों से जुड़े मुद्दे पर जनता का साथ मिलने का विश्वास है। बड़ा सवाल ये, वास्तविकता में किस दल के कार्यकर्ता सक्रिय होकर जनता के बीच हैं और बीजेपी के दोनों प्रभारियों के प्रदेश दौरों से कितना फर्क पड़ता है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो चुनावी चौसर में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चुनौती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस अग्निपथ को पार करेगी, ये बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस लिए आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा या भरेंगे, कैंडिडेट जो सिलेक्शन हुआ उसमें उनकी क्या भूमिका रही और इसका कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा। साथ में जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी 2018 की जो हार है उसको अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई है। अब पता नहीं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने किस भाव में इस बात को कहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं अनुराग सिंहदेव, जो युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से बहुत ही सुलझे हुए और बहुत अच्छे वक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार।
सबसे पहले अनुराग जी आपसे बात कर लिया, चूंकि आज हम भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी चौसर में कहां खड़ी है और ये जो रास्ता है चुनाव का, ये भारतीय जनता पार्टी को कहां ले जाएगा, और कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस तरह से आपकी पार्टी के बारे में कहा है, इन बातों से आप कितना सहमत हैं? और आपकी पार्टी की जो दो नेता लगातार आ रहे हैं, चाहे नितिन नवीन जी की बात करूं, चाहे डी पुरंदेश्वरी जी की बात करूं, डी पुरंदेश्वरी जी का शायद बहुत दिन बाद आगमन हो रहा है, दिवाली के बाद, दिवाली मिलन के बाद, तो आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? इन दो नेताओं का कार्यकर्ताओं पर, जनता पर और सरकार यानी जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उसकी रणनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? शिशिर जी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रत्येक चुनाव बड़े महत्व के रहते हैं। चाहे चुनाव किसी भी स्तर का हो, वो महत्वपूर्ण भी होता है, गंभीर भी होता है, और उसको लेकर स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करते हैं, कार्यकर्ता अपनी तैयारियां करते हैं। ये जो आज 3 साल के बाद जो ये 15 नगरीय निकाय के चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, वास्तव में किसी ने कहा ये लिटमस टेस्ट है, और जो आकलन किया जा रहा है कि इसमें जो एक तरीके से सरकार की जो 3 साल में जो उसका आकलन जनता को करना चाहिए, उसकी एक झलक दिखाई पड़नी चाहिए, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत जिस तरीके का अराजकता, जिस प्रकार की अव्यवस्था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार का विकास की कमी इस दौरान दिखाई पड़ी है, उससे स्वाभाविक रूप से जनता में एक व्यापक आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इस चुनाव में नगरीय निकाय क्षेत्र में बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अब 2 साल में तो जनता ने 3 साल में देख लिया कि ये सरकार क्या कर सकती है। जो जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरे नहीं हुए। संपत्ति कर से लेकर समेकित कर आधा करने से लेकर अनेकों बात। चलिए, अनुराग जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी, आपने भले ही उन्होंने कम बोला, लेकिन आपकी सरकार पर बहुत सारी तोहमत लगाई, बहुत सारे आरोप लगाए, भ्रष्टाचार की बात की, वादे अधूरे हैं उसकी बात की, और इस आधार पे उनको लगता है कि उनकी पार्टी को इस चुनाव में जीत मिलेगी, जिसमें 3 नगर निगम वो हैं जो मुख्यमंत्री जी का जो प्रभाव वाला इलाका, वैसे तो पूरे प्रदेश का इलाका प्रभाव वाला होता है, लेकिन जो उनका गृह जिला है वहाँ के 3 नगर निगम हैं, इसको लेकर उन्होंने खास तौर पर कहा है। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि निश्चित रूप से इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी चुनाव हो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक चुनौती होती है, और राजनीतिक दल उसकी तैयारियां करते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रभारी आ रहे हैं, सह प्रभारी आ रहे हैं, जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा है, उनका काम है। कांग्रेस भी अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, और दरअसल में इसका फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। जिस जनता जनार्दन ने आज से 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनाने का हमको जनादेश दिया, उसके बाद उसी जनता ने हमारे काम को नगरीय निकाय के चुनाव में जिता करके पुष्टि की, पंचायत के चुनाव में विजयी बना करके पुष्टि की, उपचुनाव में जिता करके पुष्टि की, और कांग्रेस सरकार के कामों को भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़िए, आप केंद्र की सरकार ने लगातार 3 साल तक सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में इस राज्य की मान्यता देकर के इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, पदक और पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा सर्वे जो कहता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री में से नंबर 1 में उनकी गणना होती है। और दूसरी बात, आर्थिक रूप से जो मंदी का दौर चल रहा है हिंदुस्तान में, नोटबंदी के बाद से जो पूरा देश भुगत रहा है, उससे काफी हद तक छत्तीसगढ़ का व्यापार, यहाँ का उद्योग, यहाँ के रोजगार, यहाँ के सब सारे लोग जो हैं अछूते हैं, और यहाँ विकास की जो गति है वो यथावत बना हुआ है। चाहे ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे उद्योग का सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, किसी भी तरह का काम हो, चाहे रियल एस्टेट का काम हो। थोड़े दिन कोरोना के समय मंदी जरूर आई थी, मगर अब उन सारी परिस्थितियों से उभर के छत्तीसगढ़ की सरकार जो है बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ रही है। जहां तक नगरीय निकायों में विशेष रूप से जो काम इस सरकार ने किया है वो ये है कि एक तो वहां के निवासियों को उनके रहवासी वाले इलाके में जो पट्टे थे उसका मालिकाना हक दिया है, उसकी रजिस्ट्री कराई है। जो नजूल की जमीन आवंटित थी 30 साल के लीज में,
उसको भी एक निश्चित रकम पटाने के बाद उसको भी मालिकाना हक देने का काम किया है। इसके अलावा पौनी पसारी योजना के अंतर्गत तमाम जो कामगार है, लोहार है, चरमकार है, धोबी है, बढ़ई है, नाई है, इनके रोजगार के लिए भी गुमटी बना करके उनके रोजगार की व्यवस्था की है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में काफी काम किया है। और दूसरी बात, एक चीज जरूर मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के 96% लोग चाहे कोई भी काम करते हो, किसी न किसी तरह से कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। मेरी मान्यता तो यह है कि आप भी आईबीसी में हैं, मगर आपकी कहीं न कहीं जमीन होगी। तो इस तरह से जो किसानों की माली हालत सुधारने की छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोशिश की है, उससे प्रत्येक नौकरी करने वाला, व्यापार करने वाला या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला आदमी निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है और अच्छे सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि अभी तो 15 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को भूल जाना चाहिए। जिस तरह से कई बार वादे नहीं निभाने की वजह से भी कई कारणों से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 साल चली, तो अभी 15 साल विश्राम का समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्राम का समय है, आपका ऐसा कहना है। अनुराग जी, यदि बिरगांव की बात करें तो बिरगांव में अभी आपकी पार्टी की मेयर है, यही हाल चरोदा में है, रिसाली नया नगर निगम बना है। और भिलाई में पिछले बार कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, जो अभी विधायक हैं, उन्होंने आपकी पार्टी के कैंडिडेट को हरा कर ही चुनाव जीता है। अब लगातार कांग्रेस की सरकार है जिस बहुमत के साथ आई है, और जैसा कि सुरेंद्र शर्मा जी बता रहे हैं, स्वच्छता में 67 अवार्ड्स मिले हैं छत्तीसगढ़ को। बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जो शहरी क्षेत्रों के लिए चलाई गई हैं, जिनके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। इसके अलावा जो बिजली बिल हाफ वाली स्कीम है, वो भी जनता में बहुत हिट रही है। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? किस बेस पे आप चुनाव में जा रहे हैं? क्या आपका मुद्दा है? किन मुद्दों को लेकर? पॉजिटिविटी की बात करें कि क्या आप सकारात्मक दे सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार है तो आप उसकी कमी गिनाएंगे, राजनीति है, आरोप भी लगाएंगे, लेकिन आपके पास आपका क्या एजेंडा है? या 15 साल में आपने ऐसा कौन सा नगर निगम है जिसको एक मॉडल नगर निगम के रूप में पेश किया है? क्योंकि रायपुर में तो लगातार 2009 से आपकी पार्टी की सरकार नहीं रही है शहर में। देखिए शिरीष जी, एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि पिछले 3 वर्ष का जो नगरीय निकाय के अंतर्गत जो बजट रहा है, यदि बीजेपी सरकार से उसकी तुलना करें तो 25% भी नहीं रह गया है। और मेरे ख्याल से सुरेंद्र शर्मा जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनको तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में हो। कई पार्षदों का उनका मानदेय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने कहा था कि हम सभी नगरीय निकाय से लेकर सारे जो इनरेगुलर कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, सबको नियमित करेंगे। आज वही सारे ठगे गए हैं। वही जो अमला था नगरीय क्षेत्र में, जो आज स्वच्छता में रिजल्ट देता है, जो काम करता है, वही सारे चले गए हैं। यदि कांग्रेस ने कहा था बिजली बिल हाफ करेंगे, टैरिफ बढ़ा दिया गया, अभी टैरिफ बढ़ा दिया गया, इसका नुकसान सीधे सीधे जनता को हुआ। तो एक तरफ ये सरकार कई प्रकार के वादे कर रही है और दूसरी तरफ से टैरिफ बढ़ाकर उनको लूटने का काम कर रही है। तो ये जो एक्सपोजर हुआ है इस सरकार का 3 साल के अंतर्गत, तो उससे स्पष्ट रूप से लोग तुलना कर रहे हैं, जनता तुलना कर रही है कि बीजेपी की सरकार में क्या बेहतर होता है। और आज स्कीम्स देखिए श्री जी। अनुराग जी, मेरा एक सीधा सवाल था कि जैसे कांग्रेस ने 10 स्कीम लेके आई अलग अलग, आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? किन चीज़ों को लेकर चुनाव में जा रही? चलिए मान लिया कि आपने छत्तीसगढ़ सरकार की खामियां गिना दी, उसकी कमियां गिना दी, आरोप लगा दिए और आपकी सारी बातों को मान भी लिया जाए, पर आपकी पार्टी का क्या एजेंडा? आप किन विषयों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? आप क्या देने जा रहे हैं? देखिए, व्यापक रूप से अमृत मिशन का काम चल रहा है केंद्र सरकार का, जिसमें व्यापक रूप से हर घर तक व्यवस्थित नल पहुंचाने का काम है, पानी पहुंचाने का बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है। और साथ में आप देखेंगे आवास योजना को जिस तरीके से सरकार ने एक तरीके से वो डोमिनेट किया, जिस तरीके से इस सरकार ने आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को छला है, वो एक प्रमुख एजेंडा है। आज देखिए स्मार्ट सिटी में जो बजट आ रहा है उसका दुरुपयोग सरकार करती हुई नगर निगम दिखाई पड़ेगी आपको। तो ये जो हमारी स्कीम्स थी सेंट्रल की, उसका जो दुरुपयोग कर रही है वो एक स्पष्ट रूप से जनता के सामने है। और जनता को ये भी ध्यान में आ गया है कि किसके सरकार में कितना बजट नगरीय क्षेत्र के लिए आता है और आया है। तो ये स्पष्ट हो गया कि नगरीय क्षेत्र में
सेंट्रल का बजट ज्यादा है आज के तारीख में, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, सारी योजनाएं सेंट्रल की संचालित है। अनुराग जी, 2-3 बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। एक तो आपने कहा जो पीएम आवास की बात, आप इसको माने या ना माने, एक सच्चाई उसमें यह है कि जब वो पीएम आवास का पैसा आता था, जो 50-50 हज़ार की 3 किस्तों में आता था, सभी को मालूम है कि उसमें 15-15 हज़ार रुपये तीनों बार कौन लोग लेते थे। एक, किसी पार्टी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, स्मार्ट सिटी की जो आपने बात की है, चाहे आपकी सरकार थी या किसी की भी सरकार हो, स्मार्ट सिटी में जो अधिकारी बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, किस नाम से पैसा जाता है, किस तरह से सर्वे में पैसा जाता है, ये आज से नहीं चल रहा है, ये परंपरा है। चाहे मध्य प्रदेश में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो भी, या देश में कहीं पर भी, जिन चीज़ों पर वो पैसा खर्च करते हैं और जो अधिकारी हैं वो वही हैं। सरकारें भले बदल जाएं लेकिन अधिकारी वही करते हैं जो पहले कर रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों जो स्कीम है उससे लोगों को सीधे तौर पे कोई फ़ायदा हो रहा है। रही बात अमृत मिशन की, तो अमृत मिशन की जो सफलता है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि केंद्र सरकार कितना पैसा छोड़ती है। जब छत्तीसगढ़ के हिस्से का जब पैसा आएगा ही नहीं तो छत्तीसगढ़ अपना किस तरह से काम आगे कर पाएगी। रही बात केंद्र सरकार की योजनाओं की, मेरा सीधा सीधा आपसे ये सवाल था कि आप जो शहर की सरकार बनाने जा रहे हैं उसमें आपका चुनावी एजेंडा क्या है, आपका घोषणा पत्र क्या है, आप किन सुविधाओं को बढ़ाने जा रहे हैं, कौन सी सुविधाएं देने जा रहे हैं। चलिए, बजट की बात की आपने कि जो वर्तमान सरकार है बजट नहीं दे रही, तब भी पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार हुआ करती थी, लगातार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार जीत रही है। इसके पीछे कोई वजह तो होगी। तो आपकी पार्टी का घोषणा पत्र क्या है, किन विषयों को लेके जा रहे हैं, बार बार मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, हर नगरीय निकाय की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर हम वहां स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो कंपैरिजन है। हमारी सरकार और इनकी सरकार में नगरीय निकाय की स्थिति क्या है, इसका कंपैरिजन किया जाएगा और इसी पर ही चुनाव लड़ा जाता है कि वर्तमान स्थिति क्या है, पूर्व में क्या स्थिति थी, चलिए भविष्य में वर्तमान इनसे स्थिति क्या है, पूर्व स्थिति क्या थी, इसके बारे में मैं जवाब जरूर लूंगा सुरेंद्र शर्मा जी से। अनुराग जी का कहना था कि जो जनता है, जो वोटर है, वो पिछली सरकार का जो कार्यकाल था, यानी कि जो नगर में सरकार थी और प्रदेश में सरकार थी, उसके कामकाज की वर्तमान सरकार के कामकाज के साथ तुलना करेगी। एक बात। दूसरा, उनका कहना था बजट घटा दिया गया है। शर्मा जी, आपका क्या कहना? लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो डिबेट में इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि जो प्रदेश सरकार है उसने नगरीय निकायों के बजट में कटौती की है। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये बात तो सही है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं स्थानीय स्तर पे होते हैं और स्थानीय स्तर पे होने के कारण हर वार्ड की अपनी अपनी समस्या अलग अलग होती है और वहां के उम्मीदवार को उसी हिसाब से वादे भी करने होते हैं कि ये नाली ठीक नहीं है, इसको मैं ठीक कराऊंगा, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, इसको मैं ठीक कराऊंगा, या यहाँ पर पार्क की आवश्यकता है, पार्क बनवाऊंगा, या सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, उसको मैं ठीक कराऊंगा। ये तरह तरह की जो बातें हैं स्थानीय स्तर पे स्थानीय उम्मीदवार करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नगरीय क्षेत्र के नागरिकों को अच्छे से पता है कि सरकार तो कांग्रेस की है, 2 साल अभी रहेगी। तो कांग्रेस का उम्मीदवार अगर कोई वादा करता है किसी बात के लिए, कहता है कि ये मैं करूंगा, तो उसको करने में उसको सहूलियत होगी क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की योजनाओं के अंतर्गत उसको एक तरह से एक सपोर्ट की स्थिति रहेगी। तो इसलिए एक पहला जो हमारा सकारात्मक पक्ष तो ये है कि हमारी सरकार है और सरकार ही नगरीय निकायों के लिए जो आवश्यक राशि की व्यवस्था है वो करती है। तो मतदाता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि अगर हम कांग्रेस के लोगों को वोट देंगे तो हमारे नगर का विकास ज्यादा अच्छे से हो सकेगा। दूसरी बात ये कुछ आंकड़ों की थोड़ी बहुत कमी ज्यादा हो सकती है, मगर मैं आमतौर पे जो देख रहा हूँ कि नगरीय क्षेत्रों में बजट की कोई कमी नहीं है और लगातार सभी क्षेत्रों में पर्याप्त तादाद में सभी निकायों को पैसा दिया जा रहा है और विकास की जो गति है वो यथावत बनी हुई है। और एक तरह से समझ लीजिए आप सभी निकायों में आत्मानंद स्कूल का निर्माण हुआ है, इंग्लिश स्कूल का निर्माण हुआ है, लगभग सभी जगह ऑडिटोरियम बन गए हैं, स्टेडियम बन गए हैं और वहां पर जो क्या कहते हैं वो जिम वगैरह की व्यवस्था हो गई है, छोटे किड्स पार्क बन गए हैं।
तो सवाल ये है कि जनता तो पहले से ये सोच रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ स्मार्ट सिटी की बात की थी, वो स्मार्ट सिटी किधर है? चलो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दे रही है, तो बाकी देश में कहीं तो बनना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 9 सांसद हैं डॉक्टर साहब, तो 9 सांसदों ने कुछ गांवों को गोद लिया हुआ है। तो ये जनता ये भी सोचने उनके फिक्र में है कि ये गोद में रखे हुए हैं कि गोद से उतार दिए हैं, उस गांव को अनाथ कर दिए हैं। ये एक बड़ा एक तरह से देखा जाए तो अन्वेषण का विषय है। और आपके आईबीसी से मैं आग्रह करूंगा कि जिन गांवों को सांसद महोदय ने गोद लिया है उन गांवों की स्थिति को थोड़ा पता लगाना चाहिए कि उससे फिर पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उसका मूल्यांकन तो पिछले चुनाव में सरकार ने जनता ने कर दिया ना, इसीलिए तो 10% मतों का अंतर आया और जिस तरह से भारी पराजय का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। दूसरी बात एक चीज और देखिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की स्थिति है, लगातार गुटबाजी की स्थिति है। रोज चलिए शर्मा जी, मैं अनुराग सिंह देव जी से इस बात का जवाब जरूर लेना चाहूँगा कि जैसे जो आपने कहा कि जनता ने पिछले चुनाव में इसका आकलन कर दिया, अपना रिजल्ट दे दिया, और साथ में एक बड़ी बात जो आपने कही है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, वहाँ पर ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम चल रहा है। अनुराग जी, इसका एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा, इस पर उत्तर चाहूँगा एक छोटा सा आपका, समय की कमी है। देखिए, मैं गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर है कि आज इतने बड़े बहुमत के बाद भी यदि कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री पर मोहर नहीं लगा पा रही है, उसमें उनका संशय है और उसको लेकर तरह तरह के शक्ति प्रदर्शन चल रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट प्रकट रूप से गुटबाजी कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नए सिरे से अब पूरे ताकत के साथ इस चुनाव में उतर रही है और विशेष रूप से हमारे प्रभारी दीदी पुरंदेश्वरी जी और नितिन नवीन जी सह प्रभारी दोनों मिलकर इसको क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को इस पर कहा है कि पूरी ताकत के साथ जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रही है और जो प्रभारी हैं वो अपना कितना प्रभाव दिखा पाएंगे। और जैसा कि कांग्रेस के नेता सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ग्रुपिज्म है, साथ में उनका ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जनता ने अपना मानस 2018 में बना लिया था। देखते हैं इस चुनाव में क्या रिजल्ट आते हैं। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।